12th क्लास अकाउंट्स। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। एडमिशन का टॉपिक है और 8 मार्क्स क्वेश्चन के लिए हम काम कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले जरा बैलेंस शीट पर गौर करो, क्योंकि इस बैलेंस शीट के अंदर कुछ खास बातें हैं। सबसे पहले तो तुम्हें लायबिलिटी साइड में देखना है। लायबिलिटी साइड में तुम्हें दो अकाउंट्स दिखाई दे रहे हैं कॉलम में, कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। मुझे बताओ, जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट भी दिया जाता है या करंट अकाउंट भी दिया जाता है, तो हम दोनों के लिए काम करते हैं ना, लेकिन सारी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट से होती हैं? करंट अकाउंट से। ये बात तुम्हें याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन हमें कैपिटल अकाउंट देगा और करंट अकाउंट देगा, तो हम खोलेंगे तो दोनों अकाउंट, लेकिन सारा काम कौन से अकाउंट से किया जाता है? करंट अकाउंट से। कोई सी भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, वो भी कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी? करंट अकाउंट में। समझ रहे हो ना इस बात का मतलब? कैपिटल अकाउंट को तो खोलना है, बैलेंस डालना है और बंद कर देना है, बस। कैपिटल अकाउंट का इतना ही काम होता है। अब जरा लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व देखो। कैपिटल अकाउंट से ऊपर तुम्हें जर्नल रिजर्व दिखाई देगा। तुम्हें मालूम है ना, ये बात मालूम होनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई जर्नल रिजर्व दिखाई देता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिखाई देता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाई देता है, कोई सा भी रिजर्व हो, उसके आगे लिखो OR। OR का मतलब है ये ओल्ड रेशियो में बटेगा और ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा। OR का मतलब क्या होता है? ओल्ड रेशियो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, अगर नीचे एडजस्टमेंट कुछ नहीं बोली है तो। ठीक है, तो देखो जब एडजस्टमेंट की बारी आएगी तब एडजस्टमेंट पढ़ लेंगे। फिलहाल हमने इस पे क्या लिख दिया? OR। ठीक है, मुझे बताओ लायबिलिटी साइड में इसके अलावा क्या कोई और रिजर्व दिखाई दे रहा है तुम्हें? और कोई रिजर्व तो दिखाई दे नहीं रहा है। अब जरा एसेट में देखो। तुम्हें बात मालूम होनी चाहिए, एसेट में अक्सर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटना होता है, गुडविल बांटनी होती है। ठीक है, देखते हैं एसेट में कुछ दे तो नहीं रखा। जरा एसेट में देखो, गुडविल आ गई। एंड में देखो, फिक्स्ड एसेट्स के नीचे एंड में क्या दिखाई दे रही है तुम्हें? गुडविल। इस पर भी वही काम करना है। गुडविल के आगे OR लिखो। OR का मतलब क्या है? ओल्ड रेशियो में बटेगी और ओल्ड पार्टनर्स को बटेगी। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें याद होगा कि मैंने गुडविल के लिए एक पॉइंट लिखवा रखा है, दफन। इसको क्या कर दो? दफना दो। मुझे बताओ, जब भी किसी को दफनाया जाता है, क्या वो निकलेगा दोबारा? दोबारा नहीं निकलेगा ना। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है, तुम्हें उस गुडविल को किस में बांटना है? ओल्ड रेशियो में। किसको बांटना है? ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है। कभी भी इस गुडविल को दोबारा भूल के भी मत बांटना, इस बात का ध्यान रखना। एक बार गुडविल को दफना दिया तो दफना दिया, दोबारा से उसको उखाड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखो, बैलेंस शीट वाली गुडविल को एक ही बार में क्या करेंगे? दफना देंगे, बस। उसके बाद उसको कभी भी नहीं खोलना है। ठीक है, तो ऊपर बैलेंस शीट के हमने दो चीजों के आगे क्या लिखा है? OR। ध्यान रखनी है बात। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो उसके अंदर ये इन चीजों को बांटा जाएगा, ठीक है। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किनको? ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एक काम करते हैं, एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले तो मैं मालूम है कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%। मुझे बताओ, प्रोविजन बनाना है। तुम्हें एक बात मैंने बता रखी है, प्रोविजन क्या होता है? खर्चा। प्रोविजन क्या होता है? खर्चा होता है। तो 5% क्या बनाना है? प्रोविजन। किस पर बनाना है? डेटर्स पर। ऊपर देखो बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें डेटर्स दिखाई दे रहे होंगे। क्या तुम्हें डेटर्स दिखाई दे रहे हैं? बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो जो 5% प्रोविजन बनाएंगे, किस पर बनाएंगे? ध्यान से सुनो मेरी बात को। बच्चों की ना अक्सर प्रॉब्लम रहती है कि प्रोविजन जो बनाएंगे, ये बात तो मालूम है डेटर्स पर बनाएंगे, ये बात बच्चा जानता है कि किस पर प्रोविजन बनाया जाएगा? डेटर्स पर। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये रहती है, देखो अपने एसेट के अंदर, बुक के अंदर देखो, एक डेटर तो अंदर लिखा हुआ है 60,000, है ना? एक डेटर का अमाउंट अंदर लिखा हुआ है 60,000 और एक अमाउंट फाइनली बाहर लिखा हुआ है 57,600, 57,600, है ना? दो अमाउंट लिखे हुए, एक तो लिखा हुआ है अंदर और एक लिखा हुआ है बाहर। बच्चों की प्रॉब्लम रहती है कि जो 5% का प्रोविजन बनाए वो किस पर बनाए? वो 5% का प्रोविजन किस पर बनाया जाए? 60,000 पर या 57,600 पर? तो हमेशा ध्यान रखो, प्रोविजन हमेशा
अंदर वालों पर बनाना। अगर दो अमाउंट दे रखे हैं तो प्रोविजन किस पर बनाना, अंदर वालों पर। अब मुझे बताओ 60,000 का, बोर्ड पे देखो, 60,000 का कितना परसेंट बोला था, 5%, 6 पंजे 30। कितना प्रोविजन बनना चाहिए, 3,000। कितना प्रोविजन बनना चाहिए, 3,000। कितने रुपए का खर्चा है, 3,000 का। अब जरा अपनी बैलेंस शीट में देखो, डेटर्स के नीचे प्रोविजन लिखा हुआ है ना, लेस करके। अपनी बैलेंस शीट के अंदर ही देखो, डेटर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, लेस करके प्रोविजन लिखा हुआ है। कितने रुपए का प्रोविजन बना रखा है, 2400 का। कितने रुपए का प्रोविजन बना रखा है, 2400 रुपए का। और कितने का बनाना चाहिए, 3,000 का। कितने का बना रखा है, 2400 का। तुमने पहले से ही 2400 रुपए का प्रोविजन बना रखा है, और कितने का बनाना चाहिए, 3,000 का। बताओ खर्चा क्या पूरा 3,000 का हुआ, सिर्फ 600 का हुआ। भाई 2400 का तो प्रोविजन पहले से ही बना हुआ है। तुम अपने दिमाग तो लगाओ ही मत, अकाउंट करने बैठ रहे हो, दिमाग को लगाने की कुछ खास जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम लोगों के पास कुछ खास दिमाग है भी नहीं, ठीक है। तो बस मुझे इतना सा बताओ कि पहले से प्रोविजन 2400 का बना रखा है ना। भाई तुम्हारी गुल्लक में पहले से 2400 रुपए है, सिर्फ कितने और डालने की जरूरत है, 600 और डालने की जरूरत है। कितना खर्चा और करना है, 600 का, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है 5% बनाना है, और 5% का मतलब 3,000 बनाना है, ठीक है। तो सिर्फ कितना और बनाने की जरूरत है, 600। लिखो खर्चा होता है तो, खर्चा होता है तो इधर आएगा। तो कितना और खर्चा करने की जरूरत है, 600। समझ गए ना। मैंने पूरे 3,000 क्यों नहीं डाले, क्यों डालू भाई, जब मैंने 2400 रुपए का प्रोविजन पहले ही बना रखा है, तो मैं 3,000 का प्रोविजन क्यों और बनाऊं। हम तो नहीं बना रहे भाई, तुम्हें बनाना है तो बना लो। बी पॉइंट देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। तुम्हें मालूम है ना, कुछ भी चीज आउटस्टैंडिंग होती है तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी। कुछ भी चीज, ये बात मैंने बताई थी, कुछ भी चीज आउटस्टैंडिंग होती है तो वो क्या होती है, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी मतलब खर्चा। तो ध्यान से सुनो, अगर ये लाइबिलिटी है तो कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में। और अगर ये खर्चा है तो कहां पर जाएगा, रिवैल्यूएशन में। जब भी कोई चीज लाइबिलिटी होती है तो वो कहां पर जाती है, बैलेंस शीट में। और अगर कोई चीज खर्चा होता है तो कहां पर जाता है, रिवैल्यूएशन में। यानी कि इसके कितने इंपैक्ट पड़ेंगे, 2 इंपैक्ट। इस क्वेश्चन के अंदर इसके कितने इंपैक्ट बनाए जाएंगे, 2 इंपैक्ट, एक बैलेंस शीट के अंदर और एक रिवैल्यूएशन के अंदर। उससे पहले देख लेते हैं क्या बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग दे रखा था या नहीं दे रखा। क्या पता बैलेंस शीट के अंदर आउटस्टैंडिंग दे रखा हो पहले से, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्या पता दे रखा हो। देखो जरा अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, क्या आउटस्टैंडिंग रेंट हमें दे रखा है। ऊपर लायबिलिटी में देखो, क्या कुछ आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह हमें दिया गया है अलग से, नहीं दिया गया ना। जब नहीं दिया गया तो पूरा का पूरा खर्चा। अगर दिया जाता तो मैं कंपेयर कर लेता, अगर ऊपर आउटस्टैंडिंग दिया जाता तो मैं कंपेयर कर लेता कि बड़ा है या कम हुआ है। कुछ नहीं दे रखा तो पूरा आएगा। लिखो टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और कितने रुपए का पूरा खर्चा हो गया, 15,000। कितने का खर्चा हो गया पूरा का पूरा, 15,000 का, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, सी पॉइंट। एन एक्रूड इनकम 45,000 डज नॉट अपीयर। अंडरलाइन करो वर्ड एक्रूड पर। मैंने ये तुम लोगों को एडमिशन के कुछ पॉइंट्स लिखवाए, उन पॉइंट्स के अंदर मैंने तुम्हें एक्रूड शब्द बताया था। ध्यान से सुनो, जब भी कुछ एक्रूड होता है, जिन्होंने नोट कर रखा है वो भी सुनो, और जिन्होंने नोट नहीं कर रखा वो भी सुनो, लेकिन नोट मत करना, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस सुन लो। जब भी कोई चीज एक्रूड होती है, जब भी कोई चीज क्या होती है, एक्रूड, तो एक्रूड का मतलब है कि वो क्या है, हमारी एसेट। और एसेट हमारा क्या होता है, फायदा। बात समझ में आ रही है ना। जब भी कोई चीज एक्रूड होगी तो एक्रूड मतलब एसेट, और एसेट मतलब फायदा। अब अगर एसेट है तो कहां पर जाएगी, बैलेंस शीट में। और अगर फायदा है तो कहां पर आएगा, रिवैल्यूएशन में। कितने इंपैक्ट बने, 2 इंपैक्ट। तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार एक ही बात को क्यों दोहराता हूं। ध्यान से सुनो, अगर तुमने गलती से भी इसका एक इंपैक्ट भूल गए ना, रिवैल्यूएशन में डालना भूल गए, एसेट में डालना भूल गए, अगर एक इंपैक्ट भी डालना भूल गए, बैलेंस शीट नहीं आने वाली, बिल्कुल भी तुम्हारी बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। और 8 नंबर के क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा ढूंढने में कि क्या चीज भूले हो और नहीं याद आने वाली वो चीज। इसलिए हर एक टेक्निक को ध्यान रखो। एसेट है तो बैलेंस शीट में भी जाएगी,
और फायदा है तो रिवैल्यूएशन में भी जाएगा। अब देखते क्या है और कितना है। पहले तो चेक करो क्या ऊपर बैलेंस शीट के अंदर कुछ एक्रूड दे तो नहीं रखा पहले से। अगर बैलेंस शीट के अंदर पहले से ही कुछ एक्रूड दे रखा है तो हम कंपेयर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर। तो देखो ऊपर बैलेंस शीट के अंदर एसेट में देखना कुछ भी एक्रूड नहीं है। अब ये कह रहा है कि 4500 रुपए की इनकम है, डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इन्होंने खुद ही कह दिया ये फर्म की बुक्स में नहीं थी, डज नॉट अपीयर नहीं है, ठीक है। इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड, अब इसको रिकॉर्ड करना है। तो मुझे बताओ फायदा है ना, एसेट मतलब फायदा, लिखो। मैंने ये पॉइंट तुम्हें लिखवा रखा है, जब भी कोई एसेट है तो वो क्या मानी जाएगी, फायदा। तो लिखो इधर बाय एक्रूड इनकम, मैंने शॉर्ट में क्या लिखा है, एआई, एक्रूड इनकम। कितने रुपए का फायदा है भाई, 4500, ठीक है। डी पॉइंट देखो, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट। ध्यान से सुनो मेरी बात को। जब भी किसी का हम एडमिशन करते हैं ना, किसी भी पार्टनर का, जब भी किसी भी नए पार्टनर को बिजनेस के अंदर हम ला रहे होते हैं तो पुराने पार्टनर है ना कुछ ज्यादा ही चालूपंथी दिखाते हैं। कभी 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 जो पुराने पार्टनर होंगे वो कुछ ज्यादा ही चालूपंथी दिखाएंगे। चालूपंथी मतलब ध्यान से सुनो, मान लो 3 पार्टनर थे पुराने, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। 3 पार्टनर थे पुराने और इन्होंने डी को एडमिट करा। अब ए कह रहा है चल तू एडमिट कर ले, बिल्डिंग में लेकर जा रहा हूं, बिल्डिंग मेरी हो गई। वाई कह रहा है चल ठीक है जेड को एडमिट कर लेते हैं, सॉरी बी कह रहा है डी को एडमिट कर लेते हैं, मशीन मेरी हो गई। सी कह रहा है चलो ठीक है तुम दोनों दो दो चीजें लेकर जा रहे हो, मतलब एक ही चीज लेकर जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट मेरी हो गई, ठीक है। तो इनकी मर्जी होती है ये कोई सी भी एसेट ले सकते हैं लेकिन फ्री में नहीं लेंगे। इल्जाम लगा रहा हूं लेकिन इतना भी नहीं कि इनकी इतनी बेइज्जती कर दूं कि फ्री में लेंगे। भाई फ्री में नहीं लेते हैं, फ्री में तो बिजनेस बेवकूफ थोड़ी ना है जो फ्री में इन्हें दे देगा। अब देखो डी पॉइंट में, एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली लेकिन कितने की ली, देखो एक्स ने इन्वेस्टमेंट ली 18,000 की। ऊपर देखो एसेट में इन्वेस्टमेंट थी कितने की, इन्वेस्टमेंट थी कितने की, देखो फटाफट से अपनी बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में देखो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 24,000 की, और एक्स ने कितने की ले ली, 18,000 की। अब तुम कहोगे इसने कम की क्यों ले ली, ध्यान से सुनो, पुराने पार्टनर किसी भी एसेट को कम में भी ले सकते हैं और ज्यादा में भी ले सकते हैं। मुझे बताओ 24,000 की थी, 18 की इसने ले ली, बिजनेस का क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। बिजनेस ने 24,000 वाली चीज एक्स को कितने में दे दी, 18,000 में। कितने का खर्चा हो गया बेमतलब का, 6,000 का। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 24,000, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी थी, 24,000, और एक्स आ रहा है मुंह उठा के कह रहा है कि मैं 18 में लूंगा। बिजनेस ने कहा ले ले चल मैं देख लूंगा कोई बात नहीं। तो बताओ कितने का नुकसान हो गया, 6,000 का। लिखो कितने का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट पर, 6,000 का टू इन्वेस्टमेंट, और एक्स वो इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया। देखो ई में शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया है, जेड के अंदर कैपिटल के बारे में बताया है, और जी के अंदर गुडविल के बारे में बताया है, ठीक है। तो अब जरूरत है कि इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या किया जाए, बैलेंस्ड। और बैलेंस करना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना, प्रॉफिट आए या लॉस आए। तो रिवैल्यूएशन के बाद अब बारी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। किस चीज की बारी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम्हें मालूम है बैलेंस शीट के अंदर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी दिखाई दे रहे हैं और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिखाई दे रहे हैं। जब भी इस तरह से दो अकाउंट दिखाई देते हैं बैलेंस शीट के अंदर, हम दोनों अकाउंट को खोलेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को खोलेंगे तो सही, लेकिन सारी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट से होगी, करंट अकाउंट से। तो एक काम करते हैं, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही खोल देते हैं, क्योंकि उनको खोलना बहुत ही ज्यादा क्या होता है, आसान, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं होता, बस हमें क्या डालना है, बैलेंस डालना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देना है बंद। बैलेंस पुट करने हैं तीनों पार्टनर्स के और कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, बंद। तो एक काम करते हैं, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही खोलेंगे। पहले मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो थोड़ा छोटा ही खोलना, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजैक्शन वगैरह तो आने नहीं है, सिर्फ क्या आने, बैलेंस। तीनों पार्टनर के, तीनों पार्टनर के सिर्फ क्या आएंगे इसके अंदर, बैलेंस। तो ज्यादा बड़ा खोलने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने बोर्ड पे खोला है छोटा सा, तुम भी सिर्फ इतना ही खोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
सिर्फ बैलेंस डालने का काम है और वो इतने से अकाउंट के अंदर आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिर्फ बैलेंस ही तो डालना है, कोई बहुत बड़ी चीज तो इसमें डालनी नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या क्या नाम थे भाई, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ऊपर हेडिंग डाल देना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ऊपर क्या हेडिंग डालना है, अकाउंट के ऊपर क्या लिखना है तुम्हें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं नहीं लिख रहा लेकिन तुम लोग जरूर लिख लेना, लिखो ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यहां पर डेबिट और वहां पर क्रेडिट, और इसमें तुम्हें मालूम है क्या आता है, इसमें आते हैं हमारे पर्टिकुलर्स। इसके अंदर क्या आ जाते हैं हमारे, बोलो, इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पर्टिकुलर्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तीनों पार्टनर के क्या क्या बैलेंस है वो बैलेंस शीट के अंदर पता चलता है हमें। हमें बैलेंस शीट से पता चलेगा कि पार्टनर्स का कितना कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था। अपनी बैलेंस शीट के अंदर देखो लायबिलिटी साइड में, अपनी बैलेंस शीट के अंदर देखो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स लिखे हुए हैं और करंट अकाउंट्स लिखे हुए हैं। करंट अकाउंट्स को मत देखो, पहले किसको देखो, कैपिटल अकाउंट्स को, क्योंकि कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं हम इस समय, कैपिटल अकाउंट्स। करंट की भी बारी आएगी, करंट का भी बैलेंस पूछूंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। पहले कैपिटल का देखकर बताओ एक्स और वाई का कितना कितना है। तुम देख सकते हो कि एक्स का है 1,80,000, 1,80,000, और वाई का कितना है 90,000, दैट इज 90,000। तो जो जो इन दोनों के बैलेंस है पुट कर दो, और तुम्हें मालूम है बैलेंस डालने के लिए क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी। तो कितने रुपए का बीडी बैलेंस है, एक्स का है 1,80,000 का। तो देखो मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा, जब भी मैं वीडियो के अंदर कुछ चीज लिखता हूं तो जब मैं लिखता हूं तो मैं साथ साथ बोलता भी जरूर हूं, ताकि अगर किसी बच्चे को सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनाई सभी को दे, इसलिए सुनने पर भी गौर करे करो। देखो ये अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है तो मैं बोल देता हूं, ये एक्स का बैलेंस है 1,80,000। तुम अपनी बैलेंस शीट के अंदर भी देख सकते हो, कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है एक्स का बैलेंस 1,80,000, और उसी कैपिटल अकाउंट के अंदर देखो वाई का भी लिखा हुआ है। अपनी बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल अकाउंट्स के कॉलम में देखो वाई का भी लिखा हुआ है 90,000, तो वाई का भी आ गया 90,000। हमने एक्स और वाई का बैलेंस डाल दिया। तुम्हें मालूम है नए वाले पार्टनर का भी डालना है, लेकिन तुम्हें एक चीज और मालूम होगी कि नए वाले पार्टनर का बैलेंस कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलता है। नए वाले पार्टनर का बैलेंस कभी भी बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा, उसका बैलेंस मिलता है नीचे एडजस्टमेंट के अंदर। मैं सीधा तुम्हें बताता हूं, एडजस्टमेंट नंबर एफ देखो, देखो बैलेंस शीट के नीचे कई सारी एडजस्टमेंट लिखी हुई है, ए बी सी डी। तुम्हें कौन सी एडजस्टमेंट देखनी है, सीधा एडजस्टमेंट नंबर एफ पढ़ो जरा, एडजस्टमेंट नंबर एफ को। देखो क्या लिखा हुआ है, जेड विल ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल बाय चेक। मुझे बताओ जो जेड है जो जेड है वो कितनी कैपिटल लेकर आया, 60,000, लेकिन कैश नहीं लेकर आया। कैसे लेकर आया, चेक। तो एक काम करेंगे, अभी तक मैं क्या लिखता था कैपिटल के लिए, नए वाले पार्टनर के लिए बाय कैश, क्योंकि वो क्या लेकर आता था, कैश। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो हम क्या मानते हैं, कैश। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि वो ये पेमेंट कैसे कर रहा है, चेक से। वो पेमेंट कैसे कर रहा है, चेक से कर रहा है। तो बस तो फिर कैश नहीं लिखना तो क्या लिखना है, तुम्हें मालूम है ना, चेक तो लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं, बैंक। तो कितने रुपए लेकर आया ये बेचारा, ये बेचारा किस्मत का मारा 60,000 रुपए लेकर आया है। बस हो गया काम इनका खत्म। कैपिटल अकाउंट में बस इतना ही करना था, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें करंट अकाउंट भी बनाने हैं, इसलिए तुम्हें कैपिटल के अंदर और ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस कैपिटल अकाउंट में इतनी ही मेहनत काफी है। फटाफट से इन तीनों अकाउंट को बैलेंस कर दो और अकाउंट को कर दो क्लोज, अकाउंट को कर दो क्लोज। ठीक है, हाँ देखो बैलेंस करना बड़ा आसान है, क्योंकि ज्यादा आइटम तो है ही नहीं, 1,80,000, 90,000 और 60,000, तो यही बैलेंस बनेगा, 1,80,000, 90,000, 60,000। वही अमाउंट इधर आएंगे, 1,80,000, 90,000, 60,000, यही तीनों बैलेंस ऊपर आ जाएंगे। और अब हम लिखेंगे 2 CD। तुम सिर्फ CD मत लिखना, तुम पूरा लिखना, तुम लिखना 2 बैलेंस CD। मुझे बताओ अब सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम किसके अंदर करेंगे, करंट अकाउंट के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही अकाउंट बनाने थे, करंट अकाउंट भी बनाने थे और कैपिटल अकाउंट भी बनाने थे। और तुम्हें एक बात पहले से मालूम है, जब भी कभी भी हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं
तो सारी ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट से करवाई जाती है? करंट से। सारे के सारे काम कौन से अकाउंट से करे जाते हैं? करंट अकाउंट से। ठीक है, तो अब कैपिटल अकाउंट के बाद बनाएंगे हम करंट अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं करंट अकाउंट के लिए काम। तो देखो मैं इसी अकाउंट को बदलकर लिखूंगा, लेकिन तुम लोगों को नया अकाउंट बनाना है जिसका नाम क्या होगा? करंट अकाउंट। हाँ, इसको बड़ा बनाना थोड़ा, इसको छोटा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आएंगी काफी सारी ट्रांजैक्शन। यहां पर क्या आएंगी? काफी सारी ट्रांजैक्शन, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल देना पार्टनर्स करंट अकाउंट। ऊपर हेडिंग डाल दो पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब सबसे पहले मैं फिर से तुमसे वही पूछूंगा, बैलेंस। अब फिर से बैलेंस शीट पर गौर करो, करंट का भी बैलेंस वहीं से पता चलता है, बैलेंस शीट से। देखकर मुझे बताओ करंट अकाउंट में एक्स और वाई के कितने कितने रुपए हैं? देखो एक्स के हैं 30,000 और वाई के हैं 6,000, है ना? एक्स के तो हैं 30,000 और वाई के हैं 6,000। लिखना वही है, बाय बैलेंस बीडी। मैंने सीधा क्या लिख दिया है? बाय बीडी। तो मैं ऐसा मत करना कभी तुम भी बाय बीडी लिख दो, तुम्हें पूरा लिखना है बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अब मुझे बताओ नए वाले पार्टनर का क्या कभी करंट अकाउंट का बैलेंस होता है? एक बात हमेशा ध्यान रखो, नए पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। नए वाले पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस कभी भी नहीं होता, इस बात का याद रखना। क्यों नहीं होता? भाई उसने तो अभी अभी ज्वाइन करा है, अभी अभी उसका क्या हुआ है? एडमिशन हुआ है, और एडमिशन होती थोड़ी ना ट्रांजैक्शन हो जाएगी, एडमिशन के बाद होती है। ठीक है, मुझे बताओ ये हो गया काम। अब अगला काम है गुडविल का। अगला काम किस चीज का है? गुडविल। सबसे पहले गुडविल पर काम करे करो। मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर जरा तुमने जी पॉइंट को पढ़ा? जी पॉइंट को पढ़ो ध्यान से। जी वाला पॉइंट गुडविल के लिए दे रखा है, एडजस्टमेंट नंबर जी पढ़ो। ए बी सी डी ई एफ के बाद एडजस्टमेंट नंबर कौन सी पढ़नी है तुम्हें? जी। हाँ, जी के अंदर देखो, देखो मैं जी को समझाने के लिए यहाँ से थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, मैं बाद में ड्रॉ कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे जो चीजें समझानी है उसके लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? रब। बाद में ड्रॉ कर दूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जरा जी में पढ़ते हैं। जी के अंदर बताई गई है जेड की गुडविल की इंफॉर्मेशन। देखो, Z is to pay an amount equal to his share in a firm goodwill valued at twice the average profit। मुझे बताओ गुडविल के तुमने मेथड पढ़ रखे हैं ना? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कौन सा मेथड है? एवरेज। ठीक है, और क्वेश्चन ने बोला है कि जो गुडविल है वो ट्वाइस है एवरेज प्रॉफिट की। मुझे बताओ ट्वाइस, ट्वाइस मतलब ये क्या दे रखी है? ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई दे देंगे? 2 से। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 से मल्टीप्लाई देनी है। थ्राइस का मतलब क्या होता है? 3 से मल्टीप्लाई देनी है। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? 4 से मल्टीप्लाई देनी है। ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लिखो पहले वर्किंग नोट। थोड़ा सा अब तो तुम्हें पता चल गया है कि हमें कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, है ना? हमें कितना स्पेस छोड़ना चाहिए, तो अपने हिसाब से कैपिटल अकाउंट के लिए और बैलेंस शीट के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के बाद गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे। अब तो लिखो नंबर 1 के अंदर गुडविल, नंबर 1 के अंदर लिखो गुडविल। ठीक है, बताओ गुडविल के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। लिखो एवरेज प्रॉफिट। मुझे बताओ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऊपर तुम्हें डालना है टोटल प्रॉफिट। ऊपर क्या डालना है? टोटल प्रॉफिट। और अपॉन में डालने होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, कितने सालों का, है ना? ऊपर डालना होता है टोटल प्रॉफिट और नीचे डालने होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। मुझे बताओ 3 साल दे रखे हैं ना? देखो क्या लिखा हुआ है, जी पॉइंट को गौर से पढ़ो। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। 3 साल मतलब कि कितने साल की एवरेज निकालने वाले हैं हम? 3 साल की। अब ऊपर आएगा प्रॉफिट का टोटल। तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं सीधा प्रॉफिट का टोटल कर दूं? सच बताऊं तो मैं नहीं कर रहा टोटल, टोटल की कैलकुलेशन मेरे पास पहले से ही हुई भी है, मैं तुम्हें बता देता हूं। देखो बोर्ड पे, चलो मैं लिख देता हूं 90,000 प्लस अगला प्रॉफिट है 78,000 प्लस
और लास्ट प्रॉफिट है तीसरे साल का 75,000, दैट इज 75,000, है कि नहीं? हाँ, तीनों को टोटल करके 3 से डिवाइड दे दो। देखो फाइनली जब तीनों को टोटल करोगे और तीनों को टोटल करके 3 से डिवाइड दोगे, तीनों को टोटल करके जब 3 से डिवाइड करोगे तो फाइनली जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आएगा वो एवरेज प्रॉफिट आएगा 81,000, 81,000। करके जरूर देखना भाई। मैं भले ही टाइम बचाने के लिए सारी कैलकुलेशन खुद से लिख देता हूं, लेकिन तुम लोगों के लिए फायदे की बात यही रहेगी कि तुम उस कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से खुद से करके देखे करो। यहां पर नहीं तो घर पे जरूर करके देखे करो, लेकिन एक बार जरूर करनी है, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर चीजों को समझाना है, ना कि तुम्हें कैलकुलेशन कर करके दिखाना है। ठीक है, कैलकुलेशन तुम्हारी है और तुम्हें आनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है 12th क्लास में, क्योंकि होते हैं, ऐसी बात नहीं है, एक से एक होते हैं जिसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, तो मुझसे पूछ सकता है। खैर, हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल दिया, बताना जरा एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 81,000। अब निकालेंगे गुडविल। अब लिखो, उसी के नीचे लिखना है जहां पर हमने एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी है ना, उसके बाद लिखना है। लिखो गुडविल ऑफ फर्म। बताओ पूरे फर्म की गुडविल है ना? क्या था फॉर्मूला? मुझे बताओ क्वेश्चन ने क्या बोला था गुडविल। देखो जरा जी पॉइंट को, बोर्ड पर देखना छोड़ दो, अपने पेन को भी छोड़ दो, अपने बुक के अंदर पॉइंट नंबर जी को पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर जी को पढ़ो। मैं पढ़ रहा हूं, तुम्हें सिर्फ देखना है किताब के अंदर और सुनना है। देखो, Z is to pay an amount equal to his share in firm goodwill valued at twice the average profit। बताओ गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस। एवरेज प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा? ट्वाइस करना पड़ेगा। मैंने बताया था ट्वाइस का मतलब है कि कितने से मल्टीप्लाई देनी है एवरेज प्रॉफिट को? 2 से। तुम्हें एवरेज प्रॉफिट को कितने से मल्टीप्लाई देने की जरूरत है? 2 से। जैसे तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे गुडविल निकल आएगी। हाँ, 81,000 की 2 से करके बताओ। अब 81,000 की 2 से करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1,62,000। कितना निकल कर आएगा भाई? 1,62,000 रुपए की आ गई पूरे फर्म की गुडविल। अब मुझे बताओ पूरे फर्म की गुडविल में से जेड का शेयर कितना है? ध्यान रखना, गुडविल कितनी आई है पूरे फर्म की? पूरे फर्म की गुडविल आई है 1,62,000। पूरे फर्म की गुडविल कितनी निकल आई है? 1,62,000। अब जेड कितनी देगा? जेड को देख लेते हैं। ठीक है, अब लिखो नंबर 2। अभी तक मैंने नंबर 1 पॉइंट के अंदर क्या निकाली है? गुडविल बस। पता है, तुम सोच रहे होंगे मैं नंबर क्यों डलवाता हूं वर्किंग नोट में। पता है, जब टीचर चेक करेगा ना वर्किंग नोट, तो उसे नंबर से एक बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई, इस बच्चे ने नंबर 1 के अंदर सिर्फ किस चीज की कैलकुलेशन करी है? गुडविल की। अब नंबर 2 के अंदर वो जेड का शेयर निकालेगा गुडविल का। अब लिखो जेड शेयर। मुझे बताओ जेड कितने के लिए आया है? जेड कितने के लिए आया है? जेड का शेयर बता रखा होगा। जरा एडजस्टमेंट नंबर ई को देखो, एडजस्टमेंट नंबर ई, ABCD E, एडजस्टमेंट नंबर ई को देखो। मुझे देखकर बताओ ई के अंदर फर्म की न्यू रेशियो दे रखी है ना, 4:3:2। एडजस्टमेंट नंबर ई के अंदर फर्म की क्या दे रखी है? न्यू रेशियो दे रखी है। मुझे बताओ ये एक्स का, ये वाई का, तो ये किसका? ये जेड का। जेड का शेयर बना लोगे ना, देखो कैसे बनेगा। 4 और 3 7, 7 और 2 9। तो जेड का शेयर कितना आ गया? 2/9। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन न्यू रेशियो देता है ना, तो वो जेड का शेयर खुद नहीं बताता है, तुम्हें इसी तरह से खुद निकालना पड़ता है। जब भी क्वेश्चन तुम्हें न्यू रेशियो देगा तो वो तुम्हें जेड का शेयर खुद बताएगा नहीं, वो तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना है। और देखो खुद से निकालना भी आसान है, कौन सी बहुत बड़ी बात है। जेड का शेयर ऐसे ही तो निकाला है 2/9, कोई बहुत बड़ा मेहनत वाला काम कर रहा है। अब गुडविल निकालते हैं जेड की। लिखो जेड गुडविल। बताना जरा कितनी गुडविल आई थी भाई? मैं तो भूल गया। 1,62,000, बिल्कुल सही। गुडविल आई थी 1,62,000। कितनी आई थी? 1,62,000। मुझे बताओ 1,62,000 गुडविल है, कितनी गुडविल है? 1,62,000। और शेयर कितना है जेड का? 2/9। हाँ, सॉल्व करना जरा इसको। सॉल्व करके मुझे बताओ जो फर्म की गुडविल आएगी वो गुडविल होगी तुम्हारी 36,000। अब मुझे बताओ, सिर्फ इतनी सी बात बताओ, रुको जरा बोर्ड पे देखो, पहले मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, उसको सुनो ध्यान से।
किसको मिलती है गुडविल? पुराने पार्टनर्स को। किसको मिलती है गुडविल? पुराने पार्टनर्स को। किस रेशियो में? पुरानी रेशियो में नहीं, किस रेशियो में मिलती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो? सैक्रिफाइसिंग। मैंने बताया था क्वेश्चन अगर रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताता तो उस केस में ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाती है? सैक्रिफाइस रेशियो। अगर तुम्हें क्वेश्चन रेशियो के बारे में कुछ भी ना बताए, अगर क्वेश्चन तुम्हें रेशियो के बारे में कुछ भी ना बताए तो ओल्ड रेशियो ही क्या मानी जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन ने हमें रेशियो के बारे में बता रखा है, तो अब तुम ओल्ड रेशियो में नहीं बांटोगे, अब तुम किस में बांटोगे? सैक्रिफाइसिंग में। ठीक है, हमेशा ही सैक्रिफाइसिंग है। अब तुम्हें सैक्रिफाइसिंग निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं ये पूछूंगा कि जेड की गुडविल कितनी आई थी। ध्यान रखना, मैं रब कर रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए? स्पेस। अब लिखो नंबर 3। नंबर 3 में लिखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब टीचर को यह पता चल जाएगा नंबर 3 से कि हाँ भाई बच्चे ने यहां पर किस चीज की कैलकुलेशन करी है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो होता क्या है, तुम अपने वर्किंग नोट को भी जितना आसान और सिंपल बनाओगे ना, उतना ही ज्यादा असर तुम्हारे मार्क्स पे पड़ेगा उस चीज का। जितना ज्यादा उसको सिंपल बनाओगे उतना ज्यादा तुम्हारे मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है उस चीज का। हाँ, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला तो तुम्हें याद है। अगर एक्स का सैक्रिफाइस पूछना चाह रहा हूं मैं और वाई का सैक्रिफाइस पूछना चाह रहा हूं, जल्दी से मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। एक्स का सैक्रिफाइस ओल्ड माइनस न्यू, है ना? ओल्ड माइनस न्यू। बोर्ड पे देखो, इधर देखो, एक्स और वाई की पुरानी रेशियो कितनी थी? क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो, बैलेंस शीट के ऊपर देखो, बैलेंस शीट के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वहां पर देखो पुरानी रेशियो दे रखी है 3:2। पुरानी रेशियो हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 3:2। अब मुझे बताओ न्यू रेशियो कितनी थी? न्यू रेशियो एडजस्टमेंट नंबर ई में देखो, न्यू रेशियो एडजस्टमेंट नंबर ई में देखो कितनी दे रखी है? 4:3:2। ये है ना? कितनी दे रखी है? 4:3:2। मुझे बताओ एक्स को पहले कितने मिल रहे थे? 3/5, है ना? अब एक्स को कितने मिल रहे हैं? 4/9। ऊपर वाला ओल्ड है, नीचे वाला न्यू है, कर दो माइनस। ओल्ड में से माइनस करना है न्यू। बताओ क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 5 और 9 का तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। बताओ 5 9 45, है ना? 3 की 9 से करी 27 और 5 की 4 से करी 20। 27 में से 20, 7/45, 7/49। एक्स का सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना निकल आया? 7/45। अब जरा वाई का निकालते हैं। मैं पूछूंगा कि एक्स का कितना आया है, अब वाई का निकालेंगे। वाई का सैक्रिफाइस फिर से देखो, वाई का ओल्ड कितना है? 2/5 और वाई का न्यू कितना है? 3/9। तो 2/5 में से 3/9। मैंने हमेशा से बोला है कि रेशियो में तुम अपनी मैथ्स वाली कैलकुलेशन मत लगाना कि काट दो कहीं पे कट रहा है। अब जैसे कि क्या है, कुछ बच्चे ये कोशिश करेंगे कि 3 से 9 को काट देंगे, 3 3 9। कभी भी मत करना, ये अकाउंटिंग है, मैथ्स नहीं है। यहाँ पर मैथ्स के लॉजिक की बस हेल्प लेनी है, पूरी मैथ्स नहीं करनी है। ठीक है, एलसीएम लो। फिर से देखो, 5 का 9 के साथ 45 आ गया एलसीएम। 5 का 9 के साथ कितना एलसीएम आ गया भाई? बोलो। ये आ गया तुम्हारा 5 का 9 के साथ, बताओ जल्दी से, 45, है ना? अब 2 की 9 से करी 18 और 5 की 3 से करी 15। बताओ 18 में से 15, 3/45। 3/45 कर दूं रफ? अगर रह जाए करे किसी का, बाई चांस क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी रफ कर देता हूं। तो वीडियो में तुम्हें इस बात की आजादी होती है, अगर 10 बच्चों में से, 15 बच्चों में से, या 25 बच्चों में से, या 3 बच्चों में से भी, या 2 बच्चों में से भी एक का भी रहता है, किसी का भी रहता हो, तो वो वीडियो को पॉज करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एक बच्चे को भी, 10 बच्चों में से एक बच्चे को भी समझ में नहीं आया है, या 4 बच्चों में से भी एक को समझ में नहीं आया है, या 40 बच्चों में से भी एक को समझ में नहीं आया है, तो वो पूरे बैच के लिए वीडियो को पॉज करवा सकता है और दोबारा से समझ सकता है। ठीक है, खैर, अब एक्स और वाई का सैक्रिफाइस निकल आया, बोर्ड पे देखो, एक्स वाई। एक्स का सैक्रिफाइस 7/45, वाई का सैक्रिफाइस 3/45। बताओ 45 से 45 कट रहा है ना, न्यू रेशियो क्या तैयार हो गई? 7:3। मुझे बताओ जो गुडविल बांटी जाएगी, जो जेड की गुडविल आई थी
वो गुडविल किस रेशियो में बांटी जाएगी, पुरानी रेशियो में या इस रेशियो में, इस रेशियो में बांटी जाएगी। जो गुडविल बांटी जाएगी वो किस रेशियो में बांटी जाएगी, इस रेशियो में 7:3 में बांट दो फिर। अब मुझे बताओ गुडविल कितनी थी, देखो एक्स को कितनी मिली, वाई को कितनी मिली, है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ध्यान तो नहीं है, मेरे ख्याल से गुडविल जो है 36,000 थी। देखो 36,000, बताना अब ये भी एक्स का सैक्रिफाइस कर रहा था ना, जल्दी से देखकर बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी थी, देखो वोट पे यही थी ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यही थी ना, बना दो भाई। 36,000 को कैसे बांटोगे, 7/10, और इधर y को कितना दोगे, 3/10, बांट कर बताओ जल्दी जल्दी कितना कितना मिला। 36,000 में से, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मैं सीधा बता देता हूं। देखो 36,000 में से 7/10, x को मिलेंगे 25,200, कितने मिलेंगे, 25,200, और y को कितने मिलेंगे, 10,800, y को कितने मिलेंगे, 10,800, है कि नहीं। इन कैलकुलेशंस को मैं भले ही देखकर कर दूं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मेरा काम सिर्फ यहाँ पर कंसेप्ट समझाना है, लॉजिक समझाना है, तरीका बताना है कि वो क्वेश्चन हो कैसे रहा है, करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि कैसे करना है, ठीक है। एक काम करता हूं, बस गुडविल का शेयर निकल आया, अब तो गुडविल यहाँ पर अकाउंट में डालनी है बस, है ना। तो लिखो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG, बोर्ड पे देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना कितना प्रीमियम मिला है दोनों को, देखो एक्स को मिले हैं 25,200, हमने कैलकुलेशन करी थी, है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट कर दिखाया था, और वाई को मिले हैं भाई 10,800, कितने रुपए मिले हैं, 10,800, ठीक है। अब मुझे बताओ रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आया था या लॉस आया था, जल्दी से देखो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, देखो प्रॉफिट आया था या लॉस आया था। देखो रिवैल्यूएशन में लॉस आया हुआ है, तुम्हें मालूम होगा लॉस आया होगा तो इधर की साइड आया होगा, चेक करो अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर तुम्हारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस आया है ना, तो लॉस इधर आया होगा, और तुम्हें मालूम है जब भी लॉस इधर आता है तो इधर बढ़ता है, प्रॉफिट इधर आता है तो इधर बढ़ता है ना। लॉस आया है तो इधर बांट दो, लिखो 2RL, RL का मतलब है रिवैल्यूएशन लॉस, RL का क्या मतलब है, रिवैल्यूएशन लॉस, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है, तुम्हें पूरा लिखना है रिवैल्यूएशन लॉस। हाँ कितना कितना बांटा है, शायद मैंने बांट करने दिखाया था, मैंने बोला था खुद बांट लेना, ठीक है, तो तुमने खुद बांट दिया होगा। देखो चेक कर लेना, यही आ रहा था, एक्स को मिले थे 10,260 और वाई को मिले हैं 6,840, इतने इतने रुपए मिले हैं। तुम चेक कर सकते हो, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बुक से तुम्हारा मैच होना चाहिए 17,100, और है ना शेयर में डिवाइड करके इतना आना चाहिए। मुझे बताओ पार्टनर्स की करंट अकाउंट के बैलेंस डाल दिए, गुडविल भी डाल दी, रिवैल्यूएशन लॉस भी डाल दिया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तुम्हें याद है ना बैलेंस शीट के अंदर कई सारी आइटम है जो बांटनी है। तुम जरा अपनी बैलेंस शीट में देखो, पहले लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट खोलो, अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज में देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व लिखा हुआ है ना। लाइबिलिटीज में देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व, और मैंने जनरल रिजर्व के आगे ना क्या लिखवा रखा होगा, OR, मैंने जनरल रिजर्व के आगे क्या लिखवा रखा होगा, OR। OR का मतलब होता है कि ओल्ड रेशियो में बांटी जाएगी और ओल्ड पार्टनर को मिलेगी, ओल्ड रेशियो में बांटना है, ओल्ड पार्टनर को बांटना है। और कितना जनरल रिजर्व बांटना है भाई, 36,000, कितना जनरल रिजर्व बांटना है हमें, 36,000। बांटो भाई, रेशियो क्या है, ध्यान से बांटना, 3:2 में 36,000 रुपए को बांट दो, 3:2 में 36,000 रुपए को बांट कर बताओ जल्दी जल्दी कितना मिलेगा, 36,000। देखो ओल्ड रेशियो में रफ में बांट लेना, बांटने के बाद तुम्हारा ये आना चाहिए बोर्ड पे, देखो मालूम है ना लायबिलिटी की कोई आइटम इधर होती है तो किधर मिलती है पार्टनर्स को, इधर। एसेट की आइटम इधर होती है तो किधर मिलती है पार्टनर्स को, इधर। समझ रहे हो ना, जिगजैग चलता है, कैसा चलता है हमेशा अकाउंट्स के अंदर, जिगजैग। अगर लायबिलिटी की आइटम इधर है तो इधर बटेगी, और एसेट की आइटम इधर है तो इधर बटेगी, ठीक है। खैर जनरल रिजर्व इस साइड दे रखा था ना इधर लायबिलिटी में, तो इधर बटेगा, तो लिखो YGR, मैंने शॉर्ट में लिखा है जनरल रिजर्व को, सिर्फ क्या लिखा है, GR। तुम्हें पूरा लिखना चाहिए, और जितना बटेगा वो मैं बता देता हूँ। देखो बांटना तुम्हें आना चाहिए, ओल्ड रेशियो में कैसे अमाउंट को बांटा जाता है, ये काम हमने चैप्टर 1 में सीखा, ये काम हमने चैप्टर 3 में सीखा, और चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में भी सीखा, है ना। तो ये काम तुम्हें अब तक याद हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो देखते हैं भाई, जनरल रिजर्व है और कितना जनरल रिजर्व है 36,000, बांटने के बाद जो आएगा ना वो मेरे पास सॉल्यूशन में आ रहा है 21,600 और वाई के लिए आ रहा है 14,400। जल्दी से बैलेंस शीट के अंदर देखो लायबिलिटी में क्या जनरल रिजर्व के अलावा और भी कुछ है जो बांटना है। अपनी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में देखो क्या जनरल रिजर्व के अलावा कुछ और टर्म है जो हमें बांटनी है, जिसके आगे मैंने क्या लिखवा रखा हो ओआर में बता देता हूँ। कई बार क्या होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, वो भी बांटना पड़ता है। कई बार जनरल रिजर्व होता है, वो भी बांटना पड़ता है। देखो जनरल रिजर्व तो बांटा भी है। कई बार इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, वो भी बांटना पड़ता है। अभी धीरे धीरे सब चीज आएंगी, ठीक है। खैर लायबिलिटीज में और तो कुछ है नहीं, है ना। लायबिलिटीज में और आइटम तो है नहीं बांटने लायक, लेकिन तुम्हारी एसेट में जरूर है। ध्यान से देखो एसेट के अंदर क्या है आइटम। एसेट में देखो गुडविल, मैंने बता रखा है ना गुडविल के लिए एक शब्द लिखवाया है, दफना दो। ध्यान से सुनो, अब हमें गुडविल को क्या करना है, दफनाना है, तो दफनाते हैं। मैंने इसके आगे लिखवा रखा होगा ओ आर, गुडविल के आगे क्या लिखवा रखा होगा ओ आर। ओ आर का मतलब ओल्ड रेशियो, और ओल्ड रेशियो का मतलब ओल्ड पार्टनर्स। तो कितनी गुडविल है भाई 30,000। जल्दी से बांट कर बताओ कितने कितने मिलेंगे भाई। गुडविल को बांटो, 30,000 रुपए बांट दो। बताओ एसेट में लिखी हुई है ना गुडविल किधर बटेगी। देखो मैंने बताया था ना लायबिलिटी में इधर लिखी हुई होती है इधर बटती है, एसेट में इधर लिखी हुई होती है इधर बटती है। तो लिखो, और क्या लिखना है भाई, वही लिखना है। लिखो गुडविल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया जी, तुम लोग जी मत लिखना, तुम पूरा लिखना गुडविल, ठीक है। हाँ 30,000 को बांटो, रेशो वही है 3:2। रेशो क्या है, पुरानी रेशो में बटेगी, ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में। ओ आर का मतलब ओल्ड रेशियो। हाँ 3:2 में बांटने के बाद तुम्हारा ये आना चाहिए 18,000 और 12,000। अगर तुम लोग की कैलकुलेशन सही है तो तुम्हारा ये आराम से आ जाएगा। अब मुझे बताओ सारे बेसिक काम हो गए ना, जो जो चीजें हमें करनी थी वो सारी चीजें हो गई। अब इस एक क्वेश्चन की खासियत और है, इस एक क्वेश्चन की खासियत है, इसके अंदर है ना एक दो चीजें और आएंगी अभी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्या होता था, यही सब तो होता था। मैं क्या बोलता हूं कि बैलेंस डाल दिया करो, गुडविल डाल दिया करो, और अगर बैलेंस शीट के अंदर कोई आइटम होती है बटने वाली तो बांट दिया करो, जैसे कि तुम्हारा जनरल रिजर्व, जैसे कि तुम्हारा गुडविल, जैसे कि तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वो आइटम है बटने वाली, बांट दी। लेकिन अभी भी कुछ बचा है। इस क्वेश्चन के अंदर एक दो एंट्री ऐसी दे रखी है जिसकी वजह से हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट गलत हो जाएगा अगर उन एंट्रीज को नहीं करा। तो एक काम करते हैं, उन एंट्रीज को करते हैं। अपने क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट नंबर ए देखो, मुझे बताओ ए के अंदर प्रोविजन है ना। प्रोविजन वाली बातें तो यहाँ पर आती नहीं है। बताओ अभी तक मैंने कितने सारे क्वेश्चन कराए, कभी भी प्रोविजन करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में लिखवाया नहीं, रीवैल्यूएशन में जाता है, तो इसको तो भूल जाओ। नंबर बी में देखो आउटस्टैंडिंग ग्रांट, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। नंबर सी में देखो एक्रूड इनकम, इसका भी कोई मतलब नहीं है। नंबर डी में देखो, देखो पता है तुम सोचोगे हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी एंट्री आएगी और कौन सी नहीं आएगी। मुझे बताओ ये कौन सा अकाउंट खुला हुआ है, करंट अकाउंट। और किसका करंट अकाउंट, एक्स का, वाई का, जेड का, समझ रहे हो ना। एक्स का, वाई का, जेड का ये करंट अकाउंट खुला हुआ है। तो जो एडजस्टमेंट एक्स से रिलेटेड होगी, जो एडजस्टमेंट वाई से रिलेटेड होगी, और जो एडजस्टमेंट जेड से रिलेटेड होगी वो यहां पर आएंगी। बस सिंपल सी बात है। अब जरा डी में देखो, अब तुम डी देखते ही बता दोगे, अब तुम डी को देखते ही बता दोगे कि यहां पर आएगी या नहीं आएगी। देखो क्या है, एक्स टेक्स ओवर द इन्वेस्टमेंट, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली। मुझे बताओ एक्स ने इन्वेस्टमेंट खरीद ली ना, एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली और कितने रुपए की ली। मुझे बताओ ऊपर बैलेंस शीट में 24,000 है और इसने कितने की ली, 18,000 की। इसने कितने की ली, 18,000 की। बताओ इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट एसेट में इधर लिखी हुई है या लायबिलिटी में इधर लिखी हुई है, बस इतना बता दो। अपनी बैलेंस शीट के अंदर देखो और बस मुझे इतनी सी बात बता दो कि इन्वेस्टमेंट जो है एसेट में यहां पर लिखी हुई है या लायबिलिटी में यहां पर लिखी हुई है। तुम देखकर बता सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एसेट में यहां पर लिखी हुई है, और जब एसेट में यहां पर लिखी हुई है तो कहां पर मिलेगी, यहां पर लिखो टू इन्वेस्टमेंट। मैंने देखो INVS लिख दिया, तुम पूरा लिखना, समझ रहे हो ना। इन्वेस्टमेंट, बताओ कितने रुपए लिखूंगा, 24,000 या 18,000। एक्स को कितने की मिली मुझे ये बताओ बस, चाहे वो 24,000 की हो, चाहे वो 20,000 की हो, चाहे वो 50,000 की हो। एक्स कितने की ले गया, एक्स को अपने से मतलब है। ये किसका अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है। ये किसका अकाउंट है, एक्स का। तो एक्स कितने की लेकर गया, एक्स लेकर गया बस 18,000 की। तुम्हें दो बातें समझ में आ गई ना कि हमने इन्वेस्टमेंट को यहां पर क्यों लिखा, क्योंकि एक्स ने खरीद ली।
18,000 क्यों लिखे? क्योंकि 18,000 की लेकर गया। 24 का इसलिए नहीं लिखा भाई, कितने की भी वैल्यू हो हमें क्या मतलब है, तुम इसको 50,000 का रखो, तुम इसको 1,00,000 का रखो, मुझे क्या मतलब है मैंने कितने की खरीदी, मुझे इस बात से मतलब है, मुझे कितने की इन्वेस्टमेंट मिली है, मुझे इस बात से मतलब है, ना कि किसी और बात से। ठीक है, तो 18,000 की वो लेकर गया है। अब जरा एडजस्टमेंट नंबर एफ देखो, एफ के अंदर तो कैपिटल है जेड की, ये हमने पहले हिसाब किताब कर दिया है ना, कैपिटल अकाउंट में डाल दिया है ना। नंबर जी को देखो, जी के अंदर गुडविल की बातें हैं, गुडविल का हिसाब किताब पहले ही हो चुका है ना, गुडविल का हिसाब मालूम है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाली थी। एच पर स्टार बना लो, एच पर स्टार बना लो, इंपॉर्टेंट एंट्री, इंपॉर्टेंट एंट्री। एच पर तुम्हें क्या बनाना चाहिए भाई, स्टार बनाना चाहिए है ना, बना लिया तो उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, स्टार बनाने में क्या टाइम लगता है हमें। देखो अब जरा एच, चलो एच को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, मुझे बताओ, नया बंदा आया गुडविल लेकर, नया बंदा आया गुडविल लेकर, गुडविल किसको मिली, पुराने पार्टनर को, किस रेशियो में मिली, सैक्रिफाइसिंग, ध्यान रखना मैं सैक्रिफाइसिंग वाली गुडविल की बात कर रहा हूं, पुराने पार्टनर को गुडविल मिली और किस रेशियो में मिली, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। बताओ मुझे, उस गुडविल पर पुराने पार्टनर का अधिकार है ना, जब चाहे जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं ना। मुझे बताओ, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, एक्स को कितनी गुडविल मिली है, 25,200, वाई को कितनी गुडविल मिली है, 10,800, एक्स को कितनी मिली है 25,200 और वाई को कितनी मिली है 10,800। वो चाहे तो पूरी की पूरी गुडविल हाथों हाथ क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, वो चाहे तो पूरी की पूरी गुडविल अपने पास रख सकते हैं, खर्च नहीं करेंगे, वो चाहे तो आधी खर्च कर सकते हैं, आधी रख सकते हैं, जो दिल में आएगा वो करेंगे, उनके जो दिल में आएगा वो करेंगे। मुझे बताओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये गुडविल उनकी हो गई अब, ये गुडविल अब नए पार्टनर की नहीं है, ये गुडविल अब किसकी हो चुकी है, पुराने पार्टनर की, और वो इसको जब मर्जी जैसे मर्जी खर्च कर सकते हैं। मुझे बताओ अभी तक किसी भी क्वेश्चन के अंदर गुडविल के बारे में ऐसा कुछ आया था कि उन्होंने इतनी खर्च कर ली, उन्होंने सारी खर्च कर ली, उन्होंने खर्च ही नहीं करी, है ना, खर्च वाली बात आई ही नहीं थी, इस क्वेश्चन के अंदर ये बात है, इसलिए मैंने इस पर क्या बनवाया है, स्टार। ठीक है, अब देखो जरा, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय एक्स एंड वाई, विथड्रॉन पर अंडरलाइन करो, विथड्रॉन का मतलब होता है निकालना, लिख लो हिंदी में लिखो फटाफट से, विथड्रॉ का मतलब है निकालना, मतलब कि खर्च करना, निकालना मतलब कि क्या करना, खर्च करना। अब मुझे बस इतनी सी बात बताओ, पूरी पूरी गुडविल निकाली या सिर्फ आधी आधी गुडविल निकाली, इन दोनों ने, इन दोनों ने अपनी गुडविल में से कितनी कितनी गुडविल निकाली है, आधी आधी, ध्यान रखो, खर्च करने के लिए इधर आता है, खर्च करने के लिए कहां पर आता है, इधर। हाँ, अब गुडविल मत लिख देना, ना प्रीमियम लिखना, कुछ भी मत लिखना, खर्च करने के लिए बैंक आएगा, सॉरी टू बाय लगा दिया मैंने, बाय नहीं आएगा, टू आएगा, लिखो टू बैंक, समझ गए ना, ना तो प्रीमियम ना ही गुडविल, खर्च करने के लिए क्या आएगा, बैंक आएगा। जल्दी से बताओ आधी आधी कितनी होगी, 25,200 का आधा कर दो, आधा करना आता है ना, आधा करने का मतलब कितने से डिवाइड देना है, 2 से। 10,800 का भी आधा कर दो, जल्दी से बताओ 10,800 का आधा कितना होता है, देखो वट पे 10,800 का आधा, 2 5 10, 2 4 8, वाई का तो चलो मैंने कर दिया 5,400, चलो मैं एक्स का भी कर देता हूँ 12,600, यही आना चाहिए, आधा करने पर है ना दोनों का यही आना चाहिए। तुम कहोगे कि सिर्फ आधा आधा ही क्यों निकाला, तो मैं बोलूंगा उनकी मर्जी, उनकी मर्जी है, वो पूरा भी निकाल सकते थे, उनकी मर्जी है वो आधा भी निकाल सकते थे, उनकी मर्जी है वो कुछ रुपए निकाल सकते थे। ध्यान से सुनो, अगर वो सारी की सारी गुडविल विड्रॉ कर लेते ना, सारी की सारी निकाल लेते, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी जरूरत है, उन्होंने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी गुडविल ही बाहर निकाल ली, तो देखो करते क्या, फिर वही करते टू बैंक, लेकिन क्या लिखते, पूरा का पूरा 25,200 इधर आ जाता, पूरा का पूरा 10,800 इस साइड आ जाता, और जब पूरा का पूरा गुडविल का अमाउंट इस साइड आ जाता तो उस केस में तुम्हारी पूरी गुडविल क्या हो जाती, विड्रॉ। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है मेरे हिसाब से, अब तुम्हें इस क्वेश्चन को बैलेंस कर देना चाहिए, तो इसको बैलेंस करना खुद से बढ़िया रहेगा, तो वीडियो को पॉज करके तुम इस अकाउंट को बैलेंस कर सकते हो। मैं तुम लोगों को बस ये बता देता हूं कि हायर टोटल कहां पर आएगा, तो देखो हायर टोटल आ रहा है उधर, और हायर टोटल में लिख देता हूं तुम लोगों के लिए,
76,800 और यहाँ पर आएगा 31,200, 31,200। तो हायर टोटल के बाद प्रॉपर तरीके से तसल्ली से तुम इसका आंसर मैच कर सकते हो बैलेंस निकाल कर, मतलब पहले बैलेंस फाइंड आउट करना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों का बैलेंस एक ही बार में मैच कर जाएगा बुक से। अब बारी है बैलेंस शीट की, तो अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। और तुम्हें एक बात पहले से ही मालूम है कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, बैलेंस शीट की। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक बढ़िया सी स्केल से प्रॉपर एक बैलेंस शीट ड्रॉ करो और थोड़ी सी बड़ी करना, मतलब ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरे पेज पर बैलेंस शीट ही बना दो। नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बिगर साइज होना चाहिए इसका बैलेंस शीट का। तुम्हें मालूम है बैलेंस शीट के अंदर हम हर एक आइटम को डालते हैं जो कि पुरानी बैलेंस शीट के अंदर दे रखी होगी, तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पर तुम्हें मालूम है हमारी आती है लाइबिलिटीज, यहाँ पर आता है रुपीज, यहाँ पर आते हैं एसेट्स और यहाँ पर फिर से रुपीज। तो देखो बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया है कि किसकी हेल्प लिया करो बनाने के लिए, एसेट्स की। सबसे पहले किस चीज की हेल्प लिया करो, एसेट की। पुरानी बैलेंस शीट में देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैश, है ना। यही काम करते हैं, तुम्हें मालूम है ना, इसमें हमेशा चेंज आता है। पहले बोर्ड पे देखो अब जरा, बैलेंस शीट के अंदर देखकर बताओ कैश था कितना, हमारे पास कैश था कितना। ध्यान से सुनना और समझना और देखना, नोट करने का समय दूंगा। यहां पर तुम गलती कर दोगे कैश वाले में, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, वैसे तो तुम्हें मालूम होगा इसमें क्या क्या आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में गलती कर दोगे कैश के लिए। देखो तुम्हारे पास 15,000 पहले से ही थे, क्लियर। वो बंदा कैपिटल लेकर आया, एक बार बस ये बता दो कि कैपिटल कितनी लाया। वो बंदा कैपिटल लेकर आया 60,000, बिल्कुल ठीक, 60,000 जुड़ गए, समझ में आ गई बात, 60,000 जुड़ गए। वो बंदा गुडविल लेकर आया, कितनी गुडविल लेकर आया, मेरे ख्याल से 36,000 लाया था, ठीक है, 36,000 भी जुड़ गए। यहां तक बातें क्लियर हो रही है, बस यहां तक पुराना काम कर रहे थे हम, और वैसे भी ऐसे ही करते, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग है। तुमने एक चीज गौर करी, दोनों पार्टनर ने अपनी आधी आधी गुडविल निकाल ली है, अभी अभी करा था ना, दोनों पार्टनर ने अपनी आधी आधी गुडविल निकाल ली थी। मुझे बताओ एक्स ने अपनी कितनी विड्रॉ करी थी, 12,600। वाई ने कितनी विड्रॉ करी थी, 5,400। दोनों ने टोटल कितनी विड्रॉ करी, 18,000। बताओ क्या ये अमाउंट बैंक से माइनस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विड्रॉ कराए, खर्च कराए भाई, क्या उनके पास गुडविल अब भी 36,000 बची है, नहीं, 36,000 में से 18,000 चली गई है, और चली गई है मतलब माइनस। बस बच्चे इसी चीज को भूल जाते हैं, बच्चे सोचते हैं अच्छा कैश का इतना था, कैपिटल इतनी लाया, गुडविल इतनी लाया, बाहर भेजो जोड़ के, गलत। इसको कौन माइनस करेगा, है ना। 18,000 का माइनस होना बहुत जरूरी है। हाँ, माइनस करने के बाद जो फाइनल आएगा वो मैं लिख देता हूँ, 93,000। कितने रुपए का कैश का हिसाब किताब रहा उसके पास अब, 93,000। कितना रहा, 93,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगली आइटम, नेक्स्ट आइटम देखते हैं। देखो अगली आइटम है डेटर्स। तुम्हें मालूम है डेटर्स तो भाई बच्चों बच्चों वाली बात है, ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिस पर प्रोविजन ना आए, डेटर पर हमेशा आता है। पहले मुझे देखकर बताओ डेटर थे कितने। देखो डेटर थे 60,000, हमेशा अंदर वाला बताया करो, 60,000। कितने थे डेटर्स, 60,000। लेस करना है प्रोविजन, क्योंकि प्रोविजन खर्चा है तो लेस करेंगे। बताओ 2400 तो पहले से ही है। अब जरा अपने रिवैल्यूएशन में देखो कहीं और प्रोविजन तो नहीं लग गया, कहीं इस क्वेश्चन के अंदर हमने थोड़ा सा प्रोविजन और तो नहीं बना दिया। तुम अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो और रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में देखो, देखो डेबिट में प्रोविजन लिखा हुआ होगा, डेबिट में क्या लिखा हुआ होगा, प्रोविजन। और कितने रुपए का प्रोविजन लिखा हुआ है, 600 का। इसका मतलब ये हुआ, देखो बैलेंस शीट के अंदर कितना प्रोविजन लिखा हुआ है, 2400, और 600 का प्रोविजन कहां पर लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन में। 2400 का पहले, 600 का और, तो टोटल प्रोविजन कितना, टोटल प्रोविजन कितना, देखो वट पे 2400 पहले के घटाने, 600 फिर और लग गया, तो टोटल तुम्हें कितने घटाने, 3,000 ना, कर दो माइनस 3,000। इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि मैं 3,000 क्यों माइनस कर रहा हूं, 2400 क्यों नहीं कर रहा। देखो 2400 का प्रोविजन तुमने पहले से ही खर्च कर रखा है, 600 रुपए का खर्चा और हो गया, टोटल खर्चा कितना हो गया, 3,000। हाँ 60 में से 3 गए, 57,000। 60,000 में से 3,000 गए तो कितने बच गए, 57,000, है ना। अगली आइटम देखो पेटेंट। देखो पेटेंट पे तो कुछ भी नहीं आया था, और मैंने बताया था जिस पर कुछ ना आए उसे डायरेक्ट डाल दिया करो, लेकिन थोड़ी सी आदत बनाओ चेक करने की फिर भी, है ना। तो डायरेक्ट डाल दो पेटेंट, पेटेंट में क्योंकि कुछ नहीं आया है। हाँ कितने रुपए के पेटेंट है, 44,400। एक बार चेक कर लिया करो, जल्दबाजी में मैं कभी जल्दबाजी में गलत अमाउंट डाल दूं, है ना। हालांकि तुम बता तो पाओगे नहीं, चेक तो मुझे ही करना पड़ेगा खुद कि मैंने सही डाला है गलत डाला है।
लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान दिया करो, ये नहीं कि जो मैंने लिख दिया उसी को फटाफट से कॉपी कर लिया। थोड़ा देख ले करो अपने बुक से भी कि सही चल रहा है काम या नहीं, क्योंकि मैं भाई सामने तो पढ़ा ही रहा हूँ, कभी ना कभी गलती हो ही जाती है। वो तो मैं सॉल्यूशन पे नजर डालता रहता हूँ, क्योंकि वीडियो के अंदर अगर एक बार गलती हो गई तो वो गलत ही रह जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए मैं सॉल्यूशन को गौर से देखता रहता हूँ, कहीं पर कुछ अमाउंट में गलती ना हो जाए। अगली आइटम देखो, इन्वेस्टमेंट। मुझे बताओ क्या इन्वेस्टमेंट बची? नहीं बची। कौन ले गया इन्वेस्टमेंट को अपने साथ? याद है ना, किसने उठा ली इन्वेस्टमेंट? एक्स ने ले ली। इन्वेस्टमेंट को किसने ले लिया है? एक्स ने। तो क्या बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट बचेगी? नहीं, एक्स उठाकर भाग गया इन्वेस्टमेंट। तो देखो पेटेंट के बाद इन्वेस्टमेंट तो आई नहीं। अब देखते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तुम्हें मालूम है फिक्स्ड एसेट्स पर भी कुछ नहीं था, है ना? फिर भी थोड़ा देख लिया करो, मुझे ध्यान नहीं रहता। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स कितने की है? 2,16,000 की डाल दो। फिक्स्ड एसेट्स 2,16,000। अगली आइटम देखो बैलेंस शीट में, गुडविल दफना दी थी ना, इसको हमने दफना दिया था, और जो दफन हो गया हो गया, उसका कोई काम नहीं है। एक बार दफन कर दो फिर कोई काम नहीं होता। लाइबिलिटी वाली साइड पर आ जाओ। बताओ लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स कितने बता रखे हैं? 45,000। कितने रुपए के क्रेडिटर बताए गए हमें? 45,000, 45,000। 45,000 के क्रेडिटर हैं। देखते हैं क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी इस पर। अपने उसमें देखना रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिटर्स पर कोई कोई नहीं थी एडजस्टमेंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है इस पर, तो सीधा का सीधा डाल दो। 45,000 के क्रेडिटर्स डायरेक्टली आ गए, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। थोड़ा चेक करने की आदत डाले करो, फिर भी आदत से क्या होगा, वहां पर गलती नहीं होगी पेपर में। जब तुमने 50 क्वेश्चन में देखने की आदत डाल ली है, तो जब वहां पर तुम एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो उस एक क्वेश्चन के अंदर अपने आप ही नजर जाएगी रिवैल्यूएशन में, अपने आप ही, क्योंकि आदत डल चुकी है और आदत अच्छी है। ये आदत अच्छी है। इस आदत को अगर बनाए रखोगे तो बढ़िया रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिटर्स के बाद है जनरल रिजर्व। ओआर लिखा हुआ है ना, बढ़ चुका है, इसका काम नहीं है। खा गए वो मिलकर, पुराने पार्टनर इसको मिलकर खा गए। पुराने पार्टनर इसको मिलकर खा चुके हैं, तो इसका कोई काम अब नहीं बचा। आगे देखते हैं कैपिटल अकाउंट्स। तुम्हें मालूम है कैपिटल अकाउंट्स आएंगे तो सही, लेकिन नए वाले, ये वाले नहीं। कैपिटल अकाउंट के बैलेंस बताओ, देखकर तुमने अकाउंट खोल रखा होगा। एक्स का, वाई का, जेड का। बोर्ड पे देखो, एक्स के हैं 1,80,000, वाई के हैं 90,000 और जेड के हैं 60,000 रुपए। हाँ, टोटल करके बाहर पहुंचा दो। तीनों को जब टोटल करोगे तो 3,30,000 रुपए। कितने रुपए बनेंगे? 3,30,000। ठीक है, अगली आइटम देखते हैं। तो मुझे बताओ कैपिटल अकाउंट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अगली आइटम क्या है? करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट के बैलेंस बताना। मुझे बताओ करंट अकाउंट में तुमने देखा होगा जेड की में तो कुछ नहीं आया था, है ना? तो सिर्फ एक्स और वाई का बताना, क्योंकि एक्स और वाई का ही तो है बस। हाँ, एक्स का आ रहा है 17,940 और वाई का आ रहा है 6,960 रुपए। टोटल करके बाहर पहुंचाना 24,900। समझ रहे हो ना? बस बैलेंस शीट की आइटम तो हो गई खत्म। बैलेंस शीट की आइटम हो गई सारी की सारी खत्म। तुम्हें मालूम है ना, बैलेंस शीट की आइटम खत्म होने के बाद, रिवैल्यूएशन खत्म होने के बाद किस चीज को चेक करना चाहिए तुम्हें? एडजस्टमेंट को। क्या पता एक आध एडजस्टमेंट ऐसी हो जो यहां पर आनी हो, है कि नहीं? जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं। ए में देखो प्रोविजन, प्रोविजन का हिसाब हो गया। बी में देखो आउटस्टैंडिंग रेंट। मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी होती है ना, ये बात तुम्हें याद रखनी है, मैंने पॉइंट्स लिखवा रखे हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होती है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी लाइबिलिटी में आनी चाहिए, लिख दो यहां पर। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए की लाइबिलिटी है भाई? पूरे के पूरे 15,000 रुपए की। अगली आइटम देखो, एक्रूड इनकम। तुम्हें मालूम है ना एक्रूड इनकम क्या होती है? एसेट। और अगर ये एसेट होती है तो किस में आनी चाहिए? एसेट में आनी चाहिए। अगर ये एसेट होती है तो एसेट में आनी चाहिए, है ना? और अगर एसेट में आएगी तो एसेट में लिखेंगे। लिखो एक्रूड इनकम। कितने रुपए की एक्रूड इनकम है? 4,500। 4,500 रुपए की एक्रूड इनकम है। पूरे के पूरे 4,500 की एक्रूड इनकम थी। डी में देखो ये हो चुका है इन्वेस्टमेंट का हिसाब। ई में देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एफ में कैपिटल है। जेड जी में गुडविल है और एच में गुडविल आधी विड्रॉ कर ली थी, है ना? बस ये दो आइटम और आनी थी। अब इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट को तुम इक्वल करना टोटल करके, और देखो ये अब आराम से इक्वल आएगा।